हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ और आज के इस इरिगेशन की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा इरिगेशन का जो लास्ट यूनिट है, रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। तो देखें, रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट एक्चुअली ये कुछ मेंटेनेंस के ही जैसा कुछ जो एम्बैंकमेंट होता है उसका, कैनाल का, उस पर डिफरेंट रीजन की वजह से जब कुछ काम किया जाता है तो उसी को हम रिवर ट्रेनिंग वर्क बोलते हैं। देख लेते हैं टेक्निकली क्या लिखा हुआ है। किसी नदी के आर पार किसी संरचना जैसे बांध, बैराज आदि का निर्माण करने से पूर्व डिज़ाइन इंजीनियर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संरचना का प्रभाव नदी के मौलिक प्रवाह पर क्या होगा। यदि नदी के प्रवाह में किसी परिवर्तन की संभावना हो तो देखें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डिज़ाइन कैनाल की जो डिज़ाइन की गई है तो उसका जो एक्चुअल फ्लो है उस पर क्या होगा, वो इंटरप्ट ना हो जाए या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह में और ज़्यादा देखना है एक्चुअली कि उसका इफेक्ट उस पर क्या पड़ेगा जो एक्चुअली उसका फ्लो है। और यदि नदी के प्रवाह में किसी परिवर्तन की संभावना हो तो अगर नदी के प्रवाह में किसी परिवर्तन की संभावना हो तो नदी के दोनों किनारों पर आवश्यक अगर क्या करना है, अगर हमें नदी के फ्लो को किसी तरफ मोड़ना है तो क्या करना है, तो नदी के दोनों किनारों पर आवश्यक सुधार कार्य करके प्रवाह को इस प्रकार नियंत्रित कर लेते हैं कि संरचना के प्रवाह को अवरोधित न करे तथा इस प्रकार नियंत्रित कर लेते कि जो संरचना है वो नदी के प्रवाह को अवरोधित न करे तथा नदी का प्रवाह भी संरचना को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। क्षति न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, यदि नदी का एक बैराज का निर्माण कार्य किया गया है जिसकी लंबाई नदी की चौड़ाई से कम हो तो बैराज के पास नदी के किनारों पर एम्बैंकमेंट का कार्य करके नदी की चौड़ाई को संकुचित कर लिया जाता है। तटबंध का इस प्रकार निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नदी प्रशिक्षण कार्य कहलाता है। इसी प्रकार नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारों की दिशा में बनाए गए तटबंध को भी नदी सुधार कहते हैं। तो गाइस, जो दो रेफरेंस में रिवर ट्रेनिंग वर्क को हमने समझा, एक तो क्या है, अगर हमें कोई भी कैनाल वगैरह, रिवर वगैरह आ रही है, उसकी अगर दिशा में परिवर्तन करना है तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के करेंगे और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर करेंगे कि जो नदी का एक्चुअल फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो और जो हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो भी नदी की पानी की वजह से, फ्लो की वजह से वो भी हानिग्रस्त ना हो। और अगर जो नदी है उसके आसपास लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए जो नदी के फ्लो की तरफ अगर हम एक किनारे बनाते हैं बाढ़ से बचाने के लिए, तो भी इस तरह का कार्य क्या कहलाएगा, रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कहलाएगा। अब देखें, यहाँ पे हेड वर्क का लेआउट दिया हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था कैनाल हेड वर्क। गाइड बैंक,
हेड रेगुलेटर, ये हेड रेगुलेटर है, हेड रेगुलेटर। फिश लेटर गाइस क्या होता है? फिश लेटर एक्चुअली एक तरह का, और वेयर और बैराज, एक्चुअली ये वेयर बैराज है। ये क्या, एक तो पानी के स्टॉक के लिए यूज़ होता है और पानी की दिशा भी मोड़ने के लिए भी यूज़ होता है। और फिश लेटर वो चीज़ होती है, एक यहाँ पे हम इस तरह की एक मैकेनिज़्म बनाते हैं जिसकी वजह से इसमें फिश जो है वाटर की वो उसमें ना फंस जाए, ट्रैप ना हो जाए, इसलिए इसको फिश लेटर कहते हैं। लेटर एक्चुअली सीढ़ी के लिए बोलते हैं, तो वहीं से ही है, उसी रेफरेंस में लिया गया है। और ये कोई रिवर है, यहाँ पे ये रिवर दिखाई गई है, और ये है और इधर से कोई कैनाल निकली हुई है। और ये जो है रिवर की डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, और जो दूसरी तरफ वाली है वो अपर स्ट्रीम उसकी रिवर की। अब जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एक्चुअली उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, घुमावदार नदियों के किनारे को स्थिर रखने के लिए कुछ संरचनाएं नदी के किनारे पर बना दी जाती हैं। ये संरचनाएं नदी तट संरक्षण कार्य के अंतर्गत आती हैं। तटबंध के आकार की नदी की लंब दिशा में बनी संरचना गिरायन या स्पर कहलाती है। ये गिरायन नदी के किनारे को, नदी के प्रवाह को किनारे की ओर आकर्षित करते हैं तथा विक्षेपित करते हैं। गिरायन स्पर का निर्माण भी नदी सुधार कार्य के लिए किया जाता है। लेकिन नदी सुधार कार्य एवं नदी तट संरक्षण कार्य संयुक्त रूप से रिवर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। यदि नदी अभियांत्रिकी के अंतर्गत अन्य बहुत से कार्य जैसे तटकर्षण, ड्रैगिंग आदि आते हैं, परंतु इस अध्याय में केवल नदी कार्यों का ही वर्णन किया गया है। तो देखो अब इसके स्टेज कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे। पहला है यंग रिवर और अपर कोर्स के बारे में देखते हैं, कौन सा भाग होता है ये, जहाँ से बेसिकली जो उसकी ओरिजिन है। ये देखें, ये नदी का ये भाग ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में नदी में ढाल अधिक होने के कारण उसका प्रवाह बहुत तेज होता है। इस भाग में नदी का काट सकरा एवं वी आकार का होता है। यहाँ नदी का पार्श्व ढाल तथा अनुलंब ढाल दोनों ही स्टीप होते हैं। नदी अपने साथ छोटे तथा बड़े पत्थरों को बहाकर नीचे की ओर ले आती है। इन्हीं कारणों से इस भाग की
नदी क्या कहलाती है? युवा नदी कहलाती है। ये नदी किसी पुरानी तथा बड़ी नदी की सहायक ट्रिब्यूटरी हो सकती है। इस नदी की मुख्य जो लक्षण है क्या है? देखिए, एक तो इसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो क्या है पहला, युवा नदी का अनुलंब ढाल तीव्र होता है, इसकी गहराई चौड़ाई से अधिक होती है और इसका जो काट है, जो सेक्शन है, किस आकार का होता है? वी आकार का होता है। और इसीलिए जो वी आकार की जब शेप बनती है तो इसमें क्या बोला गया है, इसकी जो गहराई होती है वो इसकी चौड़ाई से ही ज़्यादा है। तो इसमें देख सकते हैं ये चौड़ाई है, ये इसकी गहराई है, तो इसकी गहराई ज़्यादा होगी इसकी चौड़ाई से। तो किस तरह टाइप की जो सेक्शन बनेगा, इसका वी टाइप का सेक्शन बनेगा। और क्या है, इसका वेग अधिक होता है। ये सिल्ट से बोल्डर तक के तलहट को बाहर ले जाती है और जो साइड स्लोप हैं वो तीव्र होते हैं। इसके पास बाढ़ग्रस्त मैदान नहीं होता। इस युवा नदी में ही जलप्रपात स्थित होते हैं। इस भाग में जमाव नहीं होता है, केवल कटाव ही पाया जाता है, क्योंकि फ्लो अधिक होता है। इसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन वगैरह का जो इशू है, जो पार्टिकल्स ठहरने का, जो जमने का इशू आता है, तो वो नहीं आता इस वजह में। और क्योंकि थोड़ा तीव्र ढलान की वजह से इरोजन ज़रूर आता है यहाँ पे। अब क्या है, अब हमारा मैच्योर रिवर और मिडिल कोर्स देखते हैं क्या है। मैच्योर रिवर और मिडिल कोर्स क्या है, पहले इसका फिगर देखिए। जो मैच्योर रिवर का जो फिगर है, मैच्योर रिवर का शेप की होती है। इससे पहले यंग रिवर की बात की हमने, तो वी शेप की। और जिस तरह से ये मैच्योर होती जाती हैं तो इनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती रहती है। इसमें आप देखें, इसकी चौड़ाई अधिक है, इसकी भी, इसके मुकाबले जो बॉटम है ये संपूर्ण नदी का मध्य भाग होता है। इसे परिपक्व नदी कहते हैं। इसका अनुलंब ढाल युवा नदी से कम हो जाता है, जिससे इसका वेग भी कम हो जाता है। यहाँ पर किनारों का कटाव आरंभ हो जाता है। महीन सिल्ट से मध्यम आकार के पत्थर प्रभाव के साथ सिकुड़ते ढुलकते हुए आगे बढ़ते हैं। नदी का काट यू आकार का होता है। वृद्धि नदी की तुलना में इसकी गहराई अधिक और चौड़ाई कम होती है। और इसके क्या क्या लक्षण हैं? ढाल कैसा होता है इसका? मध्यम ढाल होता है। और इसकी जो सेक्शन है, इसका सेक्शन यू आकार का होता है। वृद्धि नदी से गहराई अधिक तथा चौड़ाई कम होती है। इसका वेग युवा नदी से कम होता है। महीन से मध्यम पत्थर कोबल्स तक प्रवाह में बह जाते हैं। इस नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र पाया जाता है। इस नदी में घुमावदार
मींडर्स हो सकती हैं, परंतु घुमाव कम होता है इनका। नेक्स्ट क्या है, इस भाग में कहीं पर जमाव डिपोजिशन नहीं होता, कहीं पर इरोजन पाया जाता है, कहीं कहीं पर। इस भाग में पानी की अधिक मात्रा इस भाग में पानी की मात्रा अधिक होती है। अब देखते हैं ओल्ड रिवर। ये किसी नदी का अंतिम भाग होता है और आखिरी सिरे पर नदी का पानी समुद्र में गिरता है। इस भाग में अधिक सिल्टिंग के कारण इसकी गहराई कम हो जाती है तथा चौड़ाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में नदी के दोनों ओर प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। इसकी जो चौड़ाई है इसकी गहराई के मुकाबले काफ़ी अधिक रहती है और इस क्षेत्र में नदी के दोनों ओर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी भी फैल जाता है, क्योंकि गहराई जब कम हो जाएगी तो जो जल ग्रहण करने की क्षमता जो है उसकी वो कम हो जाएगी। इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी सभी फसलों को नष्ट कर देता है। घर एवं मकान जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे समय बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा बचाव कार्य किए जाते हैं। लक्षण क्या क्या है इसके? लक्षण इसका जो अनुलंब ढाल है वो बहुत कम होता है। स्लोप इसका काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से फ्लो भी कम होता है और उसी के नतीजे में जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। एक्चुअली जो पार्टिकल्स होते हैं सेडिमेंट, वो जब तली पर बैठ जाते हैं तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो चूँकि देखिए फ्लो जितना कम होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से वो एक पेदी पर बैठ जाते हैं। जिससे इनका जो वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है। ये केवल महीन तलहट को ही अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसका जो पार्श्व ढाल है बहुत ही कम होता है। इसका बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इस भाग में घुमावदार अधिक होते हैं, जो मोड़ है वो अधिक होते हैं। इसमें कई सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी आकर मिलती हैं, इसलिए इस भाग में विसर्जन बहुत अधिक होता है। जो डिस्चार्ज है वो बहुत अधिक होता है। घुमावदार मोड़ के बाहरी वक्र पर इरोजन तथा भीतरी वक्र पर डिपोजिशन होता है। अब देखते हैं घुमावदार नदी क्या है। घुमावदार नदी को चित्र देखें। इसमें जो आगे जो फिगर दिया है इसमें दिखाया गया, इसमें क्या कर रही है, वो एक डिपोजिशन कर रही है, इरोजन हो रहा है, फिर रिवर होता है। इसी तरह से जो बिहार की जो कोसी नदी है वो इस तरह की मानी जाती है। अपने घुमावदार प्रवाह की वजह से वो काफ़ी बदनाम है।
घुमावदार नदी को चित्र में दिखाया गया है। जब नदी वृद्ध अवस्था में होती है तब उसका ढाल बहुत कम होता है। जमीन पर सब जगह ढाल एक समान व एक दिशा में नहीं होता है, इसलिए नदी जमीन के ढाल की निर्दिष्ट जगह प्रारंभ कर देती है। इस स्थिति में मोड़ पर भीतरी किनारे पर बालू तथा सिंध आदि का जमाव हो जाता है और बाहरी किनारों पर कटाव होता रहता है। इस कारण से भी नदी अपना मार्ग बदलती है। तो होता क्या है कि जब जो पत्थर है, जो सेडिमेंट है, सपोज कर लो ये कोई नदी जब बह रही है आगे, तो ये इसके रास्ते में जो पत्थर वगैरह जो इनको जो साथ लेकर चल रही है, और या फिर वो जो सेडिमेंट जम गए और वो इस हद तक जम गए कि जो नदी का फ्लो है वो जो सेडिमेंट है इनके अंदर से नहीं बह पाता। तो वो क्या करता है एक्चुअली, तो देखना होगा क्या, जब वो इनके अंदर से नहीं बहेगा तो सपोज कर लेंगे सेडिमेंट आ गए तो नदी इस तरफ से बहने लगी थी, जिधर से भी उसको रास्ता मिलेगा इधर से भी बह सकती है। तो इस तरह से ये नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती है। यहाँ पे सेडिमेंट आ गए तो ये रास्ता इन्होंने ले लिया, तो वही चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो क्या बताया, इस स्थिति में मोड़ पर भीतरी किनारों पर बालू तथा सिंध आदि का जमाव प्रारंभ हो जाता है और बाहरी किनारों पर कटाव होता रहता है। इस कारण से भी नदी अपना मार्ग बदलती है और घुमावदार मार्ग में से होती हुई आगे बढ़ती है। इस प्रकार का मार्ग ही मेंड्रिंग कहलाता है, घुमावदार नदी कहलाता है। तथा इस नदी के मोड़ तथा वक्र को मेंड्र कहते हैं। और जो हमने जिक्र किया, जो बिहार की जो कोसी नदी है वो अपने मार्ग बदलने ही की वजह से काफ़ी एरिया को बाढ़ग्रस्त करती है, क्योंकि जितना घुमाव होगा उतना ही पानी उसका इधर उधर जाएगा। देखिए यहाँ पे एक नदी दिखाई गई है। तो देखिए समझने की कोशिश करें, ये जो यहाँ पे नदी में इसमें ये डिपोजिशन किया, ठीक है, फिर इसने रास्ता बदल लिया और ये इस पूरे एरिया में इरोजन हुआ, इधर डिपोजिशन हुआ, ये रास्ता बदल लिया, ये इसका अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं। पहला क्या है, नदी से होकर प्रवाह का सुरक्षित एवं
द्रुतगामी मार्ग प्राप्त करना, अर्थात नाव आदि से नदी में आवागमन सुरक्षित एवं कम समय लेने वाला हो तथा मार्ग में कम से कम अवरोध उत्पन्न हो। नदी के पानी में निलंबित मृदाकण जैसे मृत्तिका से तली में स्थित बालू या सिलिका जलधारा के साथ प्रभावी परिवर्तन करना, अर्थात मृदाकणों के परिवहन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। नहर किनारों के न्यूनतम कटाव के साथ स्थायी जल प्रवाह प्राप्त करना, अर्थात ये प्रयास करना चाहिए कि नदी के किनारों पर ना तो कटाव हो और ना ही चढ़ाव। ऐसी अवस्था में नदी के प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फोर्थ जो है, नौका संचालन हेतु नदी की पर्याप्त गहराई प्राप्त करना, क्योंकि उथले जल में नौका संचालन संभव नहीं है। देखें, तो कहने का मतलब है कि अगर पानी की गहराई कम होगी तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, नौका जिनका सोर्स क्या होता है, नौकाएं हैं या फिर छोटे जिनको दूसरी भी सोर्स होते हैं, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंटरप्ट होता है। और इसको इशू को फिक्स करना, आसपास रहने वाले लोगों को बाढ़ से क्षति से बचाना, नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बेर बैराज में होने वाली ओवरफ्लो को रोकना, नदी को अपने प्रवाह की दिशा में बदलने से रोकना, स्टेबलाइजेशन तटबंधों को स्थिर करना, नदी की तली पर बैठने वाले तलछट का नियंत्रण रखना। तो ये इसके कुछ मेन पर्पस थे। नदी प्रशिक्षण के प्रकार को अब गाइस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।